सुप्रभात बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषयाचार्य। आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत देखेंगे नर्मदा का उद्गम अमरकंटक, जिसे लिखा है डॉक्टर श्री राम परिहार ने। तो आइए विषय पर चर्चा करते हैं। नर्मदा कुंड से लगभग 6 किलोमीटर दूर कपिल ऋषि की तपस्या भूमि है। नर्मदा यहाँ लगभग 150 फीट ऊपर से गिरती है। तो लेखक कहना चाहते हैं कि जहाँ पर नर्मदा कुंड है, वहाँ से जो कपिल ऋषि का आश्रम है वह कम से कम 6 किलोमीटर की दूरी पर है, और कपिल ऋषि जी की वह तपस्या भूमि भी है। वहाँ पर बैठ कर के वो तपस्या करते थे। नर्मदा जिस ऊंचाई से गिरती है तो उसकी ऊंचाई कम से कम 150 फीट ऊंचाई होगी। यह नर्मदा पर पहला प्रपात है, और नर्मदा नदी पर जो जल प्रपात बना है यह जल प्रपात भी पहला है। कितनी अद्भुत बात है कि अमरकंटक के पूर्व और पश्चिम में सोन तथा नर्मदा दोनों ही हैं। वास्तव में यह आश्चर्य की बात है कि नर्मदा के पूर्व में जहाँ सोन नदी है तो पश्चिम में नर्मदा नदी बह रही है। मतलब दो दिशाओं में दो नदियों की धारा प्रवाहित हो रही है। कपिल धारा से आगे नर्मदा पत्थरों पर बिछलती हुई आगे बढ़ती है। जैसे ही कपिल धारा से आगे जाएंगे तो नर्मदा नदी जो है वह पत्थरों के ऊपर में फिसलती हुई आगे को प्रवाहित होती है। थोड़ी दूर पर ही दूध धारा है। कुछ दूर जाने पर वह जो नदी है उस नदी की धारा दूध के समान सफ़ेद दिखाई देती है, इसलिए उसे दूध धारा भी कहा गया है। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा झाग उत्पन्न होने लग जाते हैं। यहाँ पर नर्मदा अनेक धाराओं में बंटकर पत्थरों पर से बहती है। फिर नर्मदा कई धाराओं में वहाँ पर बढ़ जाती है। ऊपर से नीचे की ओर तेज बहती है। फिर ऊपर से नीचे जब आती है तो तेज बहाव के साथ में आती है। उसके कारण पानी दूधिया हो जाता है और पानी का रंग दूध के समान सफ़ेद हो जाता है, इसलिए दूध धारा कह सकते हैं। यहाँ से ही नर्मदा का जल खंभात की खाड़ी तक दूध ही माना जाता है। जहाँ पर खंभात की खाड़ी है वहाँ तक दूध ही दूध दिखाई देता है। जनमानस नर्मदा को माँ मानता है, और जो मनुष्य समुदाय है नर्मदा को माँ के रूप में सम्मानित करता है, और उसके पानी को दूध की तरह पीकर ही पोषित और जीवित होता है। जिस प्रकार बच्चा अपने माँ के दूध के आश्रय पर जीवित रहता है, तो उसी प्रकार मनुष्य भी नर्मदा रूपी माता के पानी को दूध की तरह पीकर पोषित और जीवित होते हैं। दूध धारा के बाद निर्जन और सघन वन प्रांत से नर्मदा की यात्रा आरंभ हो जाती है। दूध धारा से आगे जो वन प्रांत है वह एकदम निर्जन है और घना वन प्रांत है। वहीं से नर्मदा की यात्रा आरंभ हो जाती है। कपिल धारा के पास ऊपर बैठी जामुन बेचती वनवासी स्त्री से मैं पूछता हूँ, जहाँ पर कपिल धारा है वहाँ पर एक वनवासी स्त्री भी बैठी थी, जिसे लेखक पूछते हैं कि अभी तो वर्षा का मौसम है, इसलिए यहाँ नर्मदा में पानी है, प्रपात में पानी गिर रहा है। क्या गर्मी में यहाँ नर्मदा सूख जाती है? उस स्त्री का सहज उत्तर था। लेखक ने जब उसको पूछा कि अभी वर्षा का मौसम है इसलिए पानी पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन जब गर्मी आती है तो क्या नर्मदा सूख जाती है? नर्मदा कैसे सूख सकती है बाबू? नर्मदा सूख जाएगी तो हम लोग कैसे बच सकेंगे? नर्मदा सूख जाएगी तो संस्कृति सूख जाएगी, धरती का रस सूख जाएगा, प्रकृति का स्वाभिमान खत्म हो जाएगा। तो उस वन स्त्री के प्रति भी देखिए कि कितनी उसके मन में नर्मदा नदी के प्रति सद्भावना है। वह कहती है कि यदि नर्मदा सूख जाएगी तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे, संस्कृति भी नष्ट हो जाएगी, और धरती में जो पोषक रस है वह रस भी समाप्त हो जाएगा। और नर्मदा तो प्रकृति का स्वाभिमान है, गर्व है, तो वह गर्व भी समाप्त हो जाएगा। नर्मदा अनवरत और अविराम प्रवाहमान है, इसलिए नर्मदा बिना रुके बिना विश्राम किए निरंतर क्या करती है? लगातार प्रवाहमान
होती रहती है, इसलिए संस्कृति जीवित है। नर्मदा नदी है, इसीलिए यहाँ की संस्कृति भी जीवित है। मनुष्य गतिमय है और मनुष्य भी निरंतर गतिशील है, लेकिन कपिल धारा के पास के आकाश मार्ग से तार पर लटक लटक कर ट्रालियों में अमरकंटक से खनिज अर्थात एल्यूमिनियम बालकों को जा रहा है। लेकिन एक व्यवस्था यह है कि आधुनिक युग में लोगों ने जहाँ प्रगति करने के लिए प्रकृति का भी दोहन करना शुरू कर दिया, तो यहाँ अमरकंटक में भी आकाश मार्ग में तार बिछा दिए गए हैं, जिस तार में ट्रालियाँ लटकी है, जिससे खनिज पदार्थ निकाला जाता है और उन खनिज पदार्थों को बालकों को पहुंचाया जा रहा है। अमरकंटक को खोखला किया जा रहा है। इस प्रकार के दोहन से अमरकंटक का जो प्राकृतिक संसाधन है वो भी खोखला हो जा रहा है। नर्मदा और सोन के उद्गम पर यह अविवेकपूर्ण और अंधा प्रहार है। वास्तव में देखेंगे तो नर्मदा और सोनभद्र जिसकी कहानी इतनी प्राचीन है और इतनी अच्छी है, तो उस कहानी पर एक प्रकार से या उस स्थान पर एक प्रकार से अविवेकपूर्ण और अंधापूर्ण प्रहार ही है। अमरकंठी नर्मदा का यह क्षेत्र देवा और मनुज मिथकों और लोक कथाओं, ऋषियों और वर्तमान के रचनाकारों को अपने संदर्भों में समाये हुए है। कालिदास ने इसे आम्रकूट कहा है। मतलब ये जो अमरकंटक है और नर्मदा नदी है, इसका क्षेत्र देवताओं के लिए तो मनुष्यों के लिए और जो लोक कथाओं को रचना करने वाले हैं ऐसे मिथकों के लिए भी तथा ऋषियों के लिए भी एक प्रकार से संदर्भ लिए हुए हैं, विषय बने हुए हैं। कालिदास ने इसे आम्रकूट की भी संज्ञा दी है। किसी समय में यह समूचा पर्वत आम तरुओं से आच्छादित रहा होगा। किसी काल में यहाँ पर आम के पेड़ बहुत ज़्यादा रहे होंगे और इसको पूरी तरह से ढक लिए होंगे। इस समय तो आम के पेड़ यहाँ विरले ही हैं। इस समय आम के पेड़ बहुत पतले हो गए हैं। सोनमुड़ा और माई की बगिया के पास कुछ घने आम के वृक्ष अवश्य बचे हैं, पर यह अवश्य है कि यहाँ के जंगलों में आम आज भी जंगल जंगल पाए जाते हैं। हालांकि माई की बगीचे के पास कुछ आम के पौधे तो हैं, परंतु यहाँ आम के जंगल भी जगह जगह मिल जाएंगे। यह क्रम पूर्वोत्तर में सरगुजा जिले के वनों तक और पश्चिम में सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी तक चला आया है। मतलब सरगुजा जिले से लेकर के पश्चिम दिशा में जो सतपुड़ा है या जिसको पंचमढ़ी कहा जाता है, वहाँ तक देखने के लिए मिल जाएगा। बादलों का जो रूप अमरकंटक में देखा वह अद्भुत था। लेखक कहता है कि अमरकंटक में बादलों की जो स्थिति बनी हुई थी वह अपने आप में आश्चर्यजनक थी। वर्षा सुबह से ही थम गई थी। वर्षा तो सुबह ही रुक चुकी थी। 4 बजे के आसपास देखते देखते अंधेरा सा छा गया। 4 बजे का समय था और चारों तरफ अंधेरा सा लगने लगा था। एकदम घना घना धुआं धुआं सा तैरने लगा। चारों तरफ धुआं प्रपात की भांति तैरने लगा था। नरम और आर्द्र रूपहले बादलों की चादर ने समूचे वन पर्वत और सबको ढक लिया। जो चमकने वाली आर्द्र एवं नरम बादलों का ये जो चादर है उसने पूरे पर्वत को ढक लिया था। बादल हमारे पास आ गए हैं। ऐसा लग रहा था कि बादल हमारे अत्यंत करीब हैं। बिस्तर पर, कमरे में, सब जगह फैल गए हैं और जहाँ भी देखो ये बादल फैल चुके हैं। एक स्पर्शित अनुभव संपन्न किंतु पकड़ में न आने वाली अनुभूति का तैरता संसार हमारे आसपास है। लेखक अनुभव करते हैं कि जिसे स्पर्श नहीं कर सकते, न पकड़ सकते हैं, परंतु अनुभव में तैरता एक संसार हमारे आसपास था। हम कमरों में, दालानों में होते हुए भी बादलों के समुंदर में तैरते हुए धरती पर चल रहे थे। जीवन में ऐसा पारदर्शी रोमिल बादल अनुभव
पहली बार हुआ था। लेखक को जीवन में जो पारदर्शी एवं रोम भरा बादल का अनुभव था, यह पहली बार हुआ था। घनश्याम हमारे पास थे। घनश्याम मतलब बादल को कहा है। तो बादल जो थे वह हमारे पास ही थे, लेकिन पकड़ से बाहर थे, परंतु हम उन्हें पकड़ नहीं सकते थे। घनश्याम कहाँ, कब, किसकी पकड़ में सहज आ पाए हैं? अर्थात बादल कभी भी सहज ही किसी के पकड़ में नहीं आए हैं, तो फिर हमारे पकड़ में कैसे आते? सुबह होते ही मौसम साफ था, और जैसे ही सुबह हुआ मौसम साफ दिखाई दे रहा था। अमरकंटक स्नान कर निसर्ग की अभ्यर्थना में निरत सा खड़ा था। अमरकंटक ऐसा लगता था कि बादलों की बरसात में स्नान करके प्रकृति के आराधना में खड़ा हो गया था। उसकी अंजूरी का जल नर्मदा बनकर बह रहा है, और अमरकंटक की अंजूरी से जो जल है, जिससे वह प्रकृति की अभ्यर्थना करता है, मानो वही नर्मदा बनकर बह रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना न भूलें।